हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उदित छाबड़ा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ एक बहुत अच्छा वे है जिससे आप चेक कर सकते हो कि कोई टॉपिक आपका एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर है और आप एग्ज़ाम के लिए कितना रेडी हो। ठीक है, तो जो भी अमेंडमेंट्स यहाँ पे मैं बताऊँगा मैं आर्टिकल्स के थ्रू कवर करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अमेंडमेंट्स इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक करें ताकि जो मेरे द्वारा लेटेस्ट वीडियो आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम सारी अमेंडमेंट्स को। एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं एमसीक्यूज़ के थ्रू डिस्कस करूँगा चीज़ों को। तो अब इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और ये जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, PSSB, PPSC, पंजाब पुलिस या कोई भी इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, उसके उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो जो है वो ज़रूरी रहेगी। ठीक है, तो मैं डिस्कस करता हूँ। इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और मैं वीडियो अपलोड करने के 24 आवर्स के बाद उस PDF को भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और मेरी इंस्टाग्राम ID भी है, आप मेरे को उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा ID मेरी है हैदर उदित, HAIDER, हैदर उदित पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following amendments provided for an authoritative text of the Constitution in Hindi language and gave the same legal sanctity to the Hindi version of the Constitution? देखो, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो जो आप कह सकते हो ना कि कानूनी मान्यता किस संविधान को दी हुई है, जो इंग्लिश में लिखा गया था। ठीक है, यानी कि जो भी इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था कि उसी को ही वैलिडिटी मिली हुई थी। हिंदी वर्जन भी लिखा हुआ था, मार्केट में अवेलेबल भी था, बट एक होता ना कि गवर्नमेंट की तरफ से उसे मान्यता देना कि जो उसमें लिखा गया है वो सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर क्यों होंगी, वैलिड होंगी। ठीक है, तो ऐसा अभी तक किया नहीं गया था और वो एक अमेंडमेंट करी जाती है हमारी पार्लियामेंट के द्वारा, जिसके बाद हिंदी को वही सेम लीगल स्टेटस दिया जाता है जो कि किसको मिला हुआ था, इंग्लिश को। आई मीन टू से जो इंग्लिश में लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन को लीगल स्टेटस मिला था वही इस अमेंडमेंट के बाद हिंदी में लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन को भी दी गई। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन है जो मेरा मानना है कि आप लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना होता, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए और आपको ये कंफ्यूज भी कर सकता था अगर आपको ये ना आता होता। आई होप कि अब तक आपने कुछ आइडिया लगाया होगा इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो अगर मैं आपको बताऊँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यस, द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके बारे में। जैसे कि मैंने आंसर बताया आपको, डी ऑप्शन है 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987। इट प्रोवाइडेड फॉर एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज एंड गिव द सेम लीगल सैंक्टिटी टू द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको बात अभी बता दी। इसके अलावा पार्ट जो हमारा कौन सा पार्ट 22 है उसमें कुछ चेंजेस किए गए और इसके अलावा एक नया आर्टिकल इंक्लूड किया गया, आर्टिकल 394A। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप इट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एम्पावर द स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स हैं और उसके बेसिस पे आपने इस क्वेश्चन को टिक करना। पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है, एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, शायद हमें आंसर के बारे में पता लग जाए। एडिड 9th शेड्यूल। शेड्यूल्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? टोटल 12 शेड्यूल्स हैं और 9th शेड्यूल ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मान लो मुझे कुछ पता ही नहीं है, सेकंड के बारे में तो पता है ना कि कौन सी अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। तो फर्स्ट अमेंडमेंट देखो इसमें कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बाद ऐड करी गई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। क्लियर हो गया? आपको पता होगा ना, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल हैं, जस्ट अ सेकंड। कॉन्स्टिट्यूशन में आज के टाइम पे 12 शेड्यूल्स हैं, बट ओरिजिनली कितने थे, 8 शेड्यूल थे। पर जो बाकी के 4 ऐड किए गए हैं, जो बाकी के 4 ऐड किए गए
वो करे गए अमेंडमेंट के बाद। इनमें से एक अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था 9th शेड्यूल। अमेंडमेंट कौन सी, अभी आपने देख लिया, फर्स्ट अमेंडमेंट, एंड इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स। इट इज़ रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है। देखो होता क्या था, मैं आपको थोड़ा इसमें बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी तो अंग्रेज़ों के टाइम का ज़मींदारी सिस्टम चलता आ रहा था। ज़मींदारों के पास बहुत ज़मीन थी, 500 एकड़, 1000 एकड़, है ना, 2000 एकड़। तो सरकार, जो अलग अलग राज्य सरकारें थी, उन्होंने लॉज बनाए और ये जो ज़मींदार थे, इनसे ज़मीन लेके उन लोगों को ज़मीन दी गई जिनके पास ज़मीन नहीं थी। यानी कि किसान खेती कर रहा है ना एक ज़मीन पे, पर उसके पास उस ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है, लीगल राइट नहीं है, लीगली वो ज़मीन उसको बिलोंग नहीं करती। तो अलग अलग स्टेट्स ने ये लॉ बना के ज़मीनें उनको दी थी। पर इसके अगेंस्ट ज़मींदार कोर्ट पहुंचते थे, सुप्रीम कोर्ट वगैरह चले जाते थे कि प्रॉपर्टी रखना हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो उसके बाद सरकार ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन ऐड किया 9th शेड्यूल, और सरकार ने अमेंडमेंट के बाद ये बोला कि कोई भी आप पर्टिकुलर लॉ बना के, कोई भी पर्टिकुलर लॉ बना के किस में रख दो, 9th शेड्यूल में रख दो, तो दैट पर्टिकुलर लॉ, वो जो लॉ होगा, इट विल बी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। मतलब आप एक तरीके से कह लो कि ये तिजोरी है, इसमें कुछ भी डाल दो, कोई भी कागज़ रख दो, उसे कोई छू नहीं सकता। तो इस तरीके की आप इसको समझ सकते हो। ठीक है। 9th शेड्यूल ऐड किया गया था कौन सी अमेंडमेंट के बाद, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। बाद में हालांकि एक केस आया था 2007 में, एक और बात याद रख लेना, 2007 में एक केस आया था IR कोयलो केस, COELHO, IR कोयलो केस आया था। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लॉ रख के बना के उसे शेड्यूल 9th में डाल दोगे और वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होगा। तो ये जो भी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नलीफाई कर दिया था कि ऐसा कोई प्रोविज़न हम सही नहीं मानेंगे। ठीक है। मतलब कोई भी लॉ अगर बनाया जा रहा है और अगर वो किसको वॉयलेट कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है, तो डेफिनेटली, और वो शेड्यूल 9 में रखा गया, तो डेफिनेटली उस पर जुडिशरी जो है वो रिव्यू कर सकती है। क्लियर हो गया? ओके। ये जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रहा था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसके कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे एक आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड किया गया, 19(1)G ये जो था, ठीक है, इसको ऐड किया गया। ठीक है। और इसके अलावा 9th शेड्यूल, जैसे मैंने आपके साथ बात करा था कि जुडिशियल रिव्यू से इम्यून किया गया, वो ऐड किया गया। और 2 आर्टिकल्स डाले गए, 31A और 31B, ये भी रिलेट करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि इसी अमेंडमेंट के बाद इन 2 आर्टिकल्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। ठीक है। ओके। थर्ड क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको आता हो ये क्वेश्चन एटलीस्ट। द 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 इनकॉर्पोरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज इन इंडिया। देखो, गोवा, सिक्किम, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, ये 4 ऑप्शन है ना, तो देख लेते हैं। देखो, गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा एक आज के टाइम पे तो एक स्टेट है ना, और ये भारत का 25वां राज्य है जो 1987 में बना था। पर इससे पहले गोवा एक यूनियन टेरिटरी था, और ये यूनियन टेरिटरी बना था आफ्टर 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने ये पूछा ना 12th अमेंडमेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। अब जिस ऑप्शन में 1 नहीं है वो तो वैसे ही गलत होगी, यानी कि B क्या होगी, गलत होगी, पर A, C और D तीनों में 1 है, तो सेकंड ऑप्शन को तो हम चेक ही नहीं कर रहे। वैसे भी सिक्किम जो है ये एक अलग राज्य बना था 1975 में। सिक्किम भारत का, रिमेंबर, 22nd स्टेट है, 22nd स्टेट। दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, अब यही डिसाइड करेगा आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है। दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप तो बहुत पहले इंडिया का पार्ट बन गया था। ठीक है। इनफैक्ट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, ये तभी पार्ट बन गया था। तो जिस भी ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा है उसको भी काट दो। A भी काट दिया मैंने, B भी काट दिया, C और D। अब ये C और D अगर आपको देखना है तो आपको देखना पड़ेगा 3 ऑप्शन आंसर में आ रही है नहीं आ रही। तो दमन एंड दीव बिल्कुल सही है, इसको भी गोवा के साथ ही ऐड किया गया था 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 के बाद। तो फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, और D ऑप्शन ये पेयर बना रहा है, तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, D ऑप्शन। ठीक है। सिक्किम याद रख लेना, भारत का 22वां राज्य है। याद करने का तरीका क्या है, सिक्किम में 2 बारी K आ रहा है, 2 बारी I आ रहा है, और 22 में 2 बारी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। गोवा भारत का 25वां राज्य है,
25 की उम्र वो एज होती है जब हमारे मन में, मतलब सबको एक होता है ना, एक लालसा होती है कि हमें गोवा जाना, तो इसे आप याद रख सकते हो। खैर ये आपके लिए शायद फ़नी हो सकता है, बट ठीक है, हमें तो जस्ट याद रखना ना कि ये स्टेट कौन से नंबर की है, तो आप थोड़ा इसको इस तरीके से इमेजिन करके याद कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। और आज की डेट में भारत में कितनी स्टेट्स हैं? देर आर 28 स्टेट्स। और कितनी यूटीज़ हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन सी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे 8 यूटीज़ है ना, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको नहीं पता, इनकेस आपको नहीं पता, तो अभी के अभी इंडिया के मैप वीडियो को पॉज करो, इंडिया का पॉलिटिकल मैप निकालो, उसमें नॉर्थ टू साउथ सारी जो भी यूटीज़ हैं उनके अरेंजमेंट को एक बार ही देख लो। ठीक है, ऐसी चीज़ें डेफिनेटली आपको पीसीएस एग्ज़ाम में या यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, एंड डेफिनेटली जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो अभी, ठीक है, कोई भी किसी एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, बट स्पेसिफिकली इन एग्ज़ाम्स में पूछने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, ओके, ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, इसको एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962, इसी को हमने डिस्कस किया अभी। क्या दिक्कत क्या हो रही है? आई थिंक वी आर गुड टू गो। ओके, ठीक है, ये कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हो एक बारी। 240 आर्टिकल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, यू कैन गिव इट अ रीडिंग, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एक्ट रिस्टोर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड द इशू ऑफ रिट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, 1977 कौन सी अमेंडमेंट? 43rd अमेंडमेंट। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में 43rd और 44th अमेंडमेंट हुई थी। ये क्यों हुई थी? ताकि जो 42nd अमेंडमेंट्स में चेंजेस किए गए थे ना, उन चेंजेस को ठीक किया जा सके, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब हमारे लॉ मेकर्स थे, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, 1977 में इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, 75 में लगाई, 77 में ख़त्म होगी। अब इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान एक 42nd अमेंडमेंट होती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी प्रोविजंस को चेंज किया गया था। 1977 में इलेक्शंस होते हैं, इंदिरा गांधी की पार्टी चुनाव हारती है और जनता पार्टी जो है वो चुनाव जीत जाती है। और जो इसी के बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनती है वो एक 43rd अमेंडमेंट करती है और बाद में एक 44th अमेंडमेंट भी करती है, जो कि 42nd अमेंडमेंट में जितने भी चेंजेस किए गए थे उनमें से काफ़ी सारे चेंजेस को इन्होंने दोबारा से मतलब चेंजेस को जो है इन्होंने अमेंडमेंट्स को, कुछ प्रोविजंस को चेंज किया था। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या है? 43rd अमेंडमेंट। ठीक है, इट रिस्टोर्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इशू ऑफ रिट्स। ठीक है, ये कुछ बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपके साथ बात करा था जनता पार्टी की, रिस्टोर्ड द जुरिस्डिक्शन, ये सारी चीज़ें क्लियर। और ये कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो उनको डिलीट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब ये देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रिस्टोर्ड द, मतलब एट द एंड भैया ना, हमें अमेंडमेंट ही बतानी है। स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। रिस्टोर द ओरिजिनल टर्म ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज, दैट इज 5 years। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, मान के चलो। ठीक है, ओमिटेड द रेफरेंस टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इन द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कुछ नहीं पता हमें। पर थर्ड ऑप्शन को एक बार देखो, रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रेबेलियन। ये तो बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप एक नॉर्मल जीके की किताब भी पढ़ोगे वहाँ पे भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज किया गया था 44th अमेंडमेंट। ठीक है, यही तो इंटरनल डिस्टर्बेंस ही तो वो रीज़न था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, और उसको बाद में फिर इसको एक लूपहोल माना गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और बाद में जो सरकार बनी थी 1977 में, उसने इस प्रोविज़न को यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के प्रोविज़न को चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन किया था, और एक इस अमेंडमेंट के बाद किया गया था 44th। और बाकी तो कोई ऑप्शन ऐसी है ही नहीं है जो आपको कन्फ्यूज़ करे। तो फर्स्ट और सेकंड के बारे में मुझे पता ही नहीं था, पर मुझे ये पता था कि थर्ड जो चेंज है, थर्ड जो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, इसमें जो चेंज है वो 44th अमेंडमेंट के बाद किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड अगर हमें नहीं भी पता था, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर हम सही अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
बी ऑप्शन। अब आपने ये 2 पॉइंट भी याद रख लेना है कि लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी एज जो है वो 6 ईयर्स कर दी गई थी टेन्योर, इसमें दोबारा से वो 5 साल कर दिया गया। और इसके बाद ये वाला सेकंड पॉइंट भी आप पढ़ सकते हो। खैर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कम ही चांसेस है कि अगर हम बाद में पेपर देने जाते हैं तो ये हमें याद रहे, पर हाँ थर्ड पॉइंट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं भूलना चाहिए आपको। ठीक है, ये पढ़ सकते हो आप। 44th अमेंडमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे, जैसे यहाँ पे 6 और 5 साल की मैं भी बात कर रहा था ना, वो हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोरम, कोरम क्या होता है कि मिनिमम कितने मेंबर सही होते हैं हाउस में, ताकि आप हाउस की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर सको। ठीक है, ओमिटेड द रेफरेंस टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इन द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और इसके अलावा इन्होंने एक और चेंज कर दिया था 42nd अमेंडमेंट में कि जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, उनके बारे में आप न्यूज़पेपर में नहीं छाप सकते। पर बाद में जो अमेंडमेंट है उन्होंने बोला कि नहीं छाप सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, बट गलत नहीं छाप सकते। जो पार्लियामेंट में चल रहा है वही छापना है, कि अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट करके नहीं छापना। ठीक है, और ये तो चलो ठीक है, ये आपको पता लगी क्या होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस आर्म्ड रिबेलियन। क्लियर हो गया। Which amendment act proposed to amend article number 2717 so as to raise the age of retirement? ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने कुछ ठीक ठाक लेवल की प्रिपरेशन करी है तो आप इसको कर दोगे। ठीक है, 217 आर्टिकल में चेंज किया गया और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ा के 62 ईयर्स करी गई। मतलब देखो, पहले जैसे नॉर्मल नहीं होते सरकारी ऑफिसर जिनकी रिटायरमेंट एज 60 साल होती है, हाई कोर्ट के जजेस के साथ भी ऐसा ही होता था कि रिटायरमेंट एज कितनी है, 60 साल। ठीक है, बट बाद में ये रियलाइज़ किया गया कि नहीं, एक जज को एक्सपीरियंस तभी आता है जब उसकी एज बढ़ती रहती है। ठीक है, वो और ज़्यादा चीज़ों को सीखता है, तो इसीलिए 2 साल और चाहिए उसको सर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये नीड महसूस हुई और ये अमेंडमेंट को किया गया कौन से साल में, 1963 में। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जजेस की रिटायरमेंट एज को 60 ईयर से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 62 ईयर्स कर दिया गया। ठीक है, अच्छा हाई कोर्ट्स के बारे में मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया में टोटल कितनी हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, 20, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, आप बताओ टोटल कितनी हाई कोर्ट्स हैं, एंड विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो विच इज़ द ओनली, 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू हैव इट्स ओन हाई कोर्ट, यानी कि वो और किसी हाई कोर्ट के साथ या किसी स्टेट के हाई कोर्ट के साथ वो यूटी अपनी हाई कोर्ट को शेयर नहीं करती। क्लियर हो गया। ओके, ये 15th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे एज की बात हो रही है यहाँ पे, कुछ क्लॉजेज वगैरह हैं, उनको उनमें कुछ चेंजेस किए गए। क्लॉज 1 में, क्लॉज 3 में कुछ चेंजेस किए गए, तो ये आप देख सकते हो। ये तो थर्ड क्लॉज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज टू द एज ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी फाइनल। मतलब एज को लेकर कोई डिस्प्यूट आता है तो इसमें जो फाइनल से होगा वो किसका माना जाएगा, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, बट प्रेसिडेंट इस केस में सीजीआई की सजेशन ले सकते हैं। क्लियर हो गया। The 21st Amendment Act added which of the following languages as the 15th language in the 8th schedule? मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऑलरेडी कई बारी अपनी जो पुराने MCQ सीरीज़ जो मैंने चलाई हुई है, 15 अभी ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, उसमें भी डिस्कस किया ऑलरेडी मैंने, तो इसमें भी आपको आंसर तो पता होगा ही वैसे, अगर आप मेरे से पढ़े हुए हो, ऑफलाइन पढ़े हुए हो, ऑनलाइन पढ़े हुए हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिंधी। ठीक है, टोटल संविधान में ओरिजिनली 14 शेड्यूल लैंग्वेजेस थी, इन द 8th शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद 8 ऐड हो जाती हैं और कितनी हो जाती है लैंग्वेजेस, 22 हो जाती हैं। और इसमें से जो 15वीं लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, सिंधी थी, जिसको ऐड किया गया था किस अमेंडमेंट के बाद, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। क्लियर। और उसके बाद फिर 16, 17, 18 ऐड करी गई आफ्टर 71st अमेंडमेंट, और 19, 20, 21, 22 इनको ऐड किया गया 92nd अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, 19, 20, 21, 22 कौन सी है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये वही बातें जो मैंने आपको बताई। ठीक है, पढ़ सकते हो आप, और ये इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लेना कि कौन कौन सी हमारी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं,
खास करके इसमें कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है, यानी कि वो लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक मैथिली याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा उड़िया, उड़िया के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उड़िया से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है, तो बिल्कुल है। 96th अमेंडमेंट में ये जो ODIA लिखा हुआ ना, इसका स्पेलिंग पहले क्या होते थे, ORIYA होते थे, ठीक है। इसके अलावा संथाली कहाँ बोली जाती है, झारखंड में बोली जाती है। सिंधी भाषा कहाँ बोलते हैं, खैर सिंधी इंडिया में इतनी नहीं बोली जाती, ठीक है। और इसके अलावा और कौन सी, आप यहाँ पे बोडो देख सकते हो, बोडो बोली जाती है असम में। डोगरी बोली जाती है ये जब JNK वगैरह में, ठीक है। हिंदी तो खैर पता ही है आपको, ज़्यादातर स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है, तो इसको एक बार आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज कॉन्फर्ड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। इसमें देखो कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। देखो पहले ये जो था ना नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पहले ये एक स्टैचुरी बॉडी थी। देखो दो तरीके की संविधान बॉडीज होती है ना, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये फर्दर दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैचुरी और एक होती है नॉन स्टैचुरी, ठीक है। अब स्टैचुरी वो होती है जिसको बनाया जाता है आफ्टर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, आफ्टर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बाद बनाया जाता है, ठीक है। एक सेकेंड ठीक है। तो अब इसमें क्या बात कर रहे थे हम, हाँ ठीक है। स्टैचुरी बॉडी, नॉन स्टैचुरी बॉडी, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो देखो जो पहले ये जो था ना नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको 1993 में बनाया गया था और तब ये एक स्टैचुरी बॉडी थी, और 2018 तक क्या थी, एक स्टैचुरी बॉडी थी। 2018 में एक अमेंडमेंट होती है 102nd अमेंडमेंट, जिसके बाद इसको भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है। कौन सा स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस, और आर्टिकल इंक्लूड किया जाता है 338B, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। चलो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इट ऑल्सो एम्पावर द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन रिलेशन टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अच्छा, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके लिए कौन सी अमेंडमेंट है, एनी गेसेस? मैं बता देता हूँ, 103rd अमेंडमेंट, इट इज़ फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, ओके। 338B आर्टिकल इंक्लूड किया गया। और एक और बात याद रख लेना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, पहले ही दोनों एक ही थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, पहले एक ही थे, पर बाद में एक अमेंडमेंट होती है जिसके बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो कमीशन हैं इनको अलग कर दिया जाता है। और अमेंडमेंट कौन सी थी, 89th अमेंडमेंट। इसके लिए अगर मैं देखूं आर्टिकल कौन सा रहा, 338, जो कि ओरिजिनली संविधान में था, इसके लिए ऐड किया गया कौन सा आर्टिकल, 338A। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स मेड द प्रोविजन दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये भी मैंने कई बार अपनी ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं दोनों में कई बार डिस्कस किया है। साल तो देखो सब में सेम है, फ़र्क आ जाएगा कि आपको वो नंबर याद है कि नहीं याद। 91st अमेंडमेंट 2003, इसमें ये बोल दिया गया था कि मैक्सिमम मिनिस्टर्स सेंटर में कितने हो सकते हैं, लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसका 15% ही मैक्सिमम मिनिस्टर बन सकते हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये सेम प्रोविजन जो है ना स्टेट में भी लागू होता है कि स्टेट में मैक्सिमम मंत्री कितने हो सकते हैं, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी ना उसकी स्ट्रेंथ का आप 15% कर दो, मतलब सेम ही हो गया ना, जो लोकसभा में वही कहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये सेम ही हो गया, ठीक है। ये लिखी हुई चीज़ें देख लो इसे एक बारी। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज 21 साल से 18 साल। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 21 साल से 18 साल वोटिंग एज करी जाती है। आई होप आपको आंसर पता लग गया होगा अभी तक। इसका आंसर है बी ऑप्शन। बी है कि गलत बोल रहा हूँ मैं, नहीं, सी ऑप्शन है, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, ठीक है। वोटिंग एज 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई, और साथ में इसके बाद देखो क्या हुआ था, इसी साल में 1989 में ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इसको एक क्या बना दिया गया था, 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया था 1989 में।
एक क्या होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 क्या होंगे इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक हो गया। चलो, और ये किसके टाइम पे किया गया था, यानी कि उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये भी याद रख लेना, श्री राजीव गांधी उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और ये आज तक के इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं हमारे। ठीक है, ये हो गया 61st अमेंडमेंट। और कुछ चेंजेस किए गए थे आर्टिकल नंबर 326 में, दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ओके। 31st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972 इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम 525 टू व्हाट नंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 545। ठीक है, बट प्रेजेंटली अगर हम देखें ना लोकसभा में टोटल इलेक्टेड सीट्स कितनी है 543। पहले 2 एक्स्ट्रा थी यानी कि 545 थी, पर ये 2 किसके लिए थी, इट वॉज फॉर एंग्लो इंडियंस। बट रिमेंबर वन मोर थिंग 2019 में इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया था कि 2 सीट्स किसके लिए रिजर्व होंगी, एंग्लो इंडियंस के लिए। और इन एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट भी कौन करता था, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया था 2019 में। क्लियर हो गया, ओके। ठीक है, पर अगर आज आपसे पूछ लें कि मैक्सिमम सीट्स आज के टाइम पे कितनी है लोकसभा में, मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती हैं, तो वो 550 है। 2026 तक ये जो नंबर है इसको फिक्स कर दिया गया। ठीक हो गया, ओके। ये कुछ चीज़ें हैं, इसको एक बार आप रीडिंग दे सकते हो, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको समझ लग जाएंगी। ठीक है, 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स मेड द प्रोविजन दैट द रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट and the state legislature may be accepted by speaker only if he is satisfied that the resignation is voluntary or genuine। अभी राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं ना, मतलब अब तो खैर ख़त्म हो चुके हैं, उसमें भी आप कह लो कि जो कांग्रेस के जो एमएलएस थे उन्होंने थोड़ा हंसा या तो इस चीज़ को देख के, एमएलए ने तो रेजिग्नेशन दे दिया था, 80 एमएलए ने रिज़ाइन करने की बात करी थी, और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन, एक एमएलए का रेजिग्नेशन तभी माना जाएगा जब वो रेजिग्नेशन किसको देता है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को देता है। उन्होंने जब अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा उसमें उन्होंने ये मेंशन ही नहीं किया कि वो अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को दे रहे हैं। ठीक है, तो एक ब्लंडर ही कहेंगे इसको, आप एक पॉलिटिकल ड्रामा ही कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कोई स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इसको जो वैलिडिटी है वो किस अमेंडमेंट के बाद दी गई, 33rd अमेंडमेंट एक्ट 1974। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुई है ना, तो अब ऑब्वियसली बात है आपसे उस पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में तो पूछने नहीं वाले, आपको उस पॉलिटिकल क्राइसिस को पॉलिटी में आप वो कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं उस हिसाब से पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन परफेक्ट क्वेश्चन है जिससे जो आपको एग्जाम में डाल सकता है और एग्जाम में वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ, जैसे मैंने अभी बात करा था ना, जो ये अमेंडमेंट किया गया था इसमें 101 जो आर्टिकल था उसको चेंज किया गया था, जिसमें लिखा हुआ है कि एन एमएलए मतलब अपनी सीट से वो रिज़ाइन कर सकता है और अपना रेजिग्नेशन वो किसको देगा, स्पीकर को देगा या फिर चेयरमैन को देगा। ठीक है, चेयरमैन होगा इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक हो गया, ओके। Which of the following amendments made the president bound by the advice of the cabinet? 42nd amendment 1976। ठीक है, ये सब कुछ एमरजेंसी के दौरान ही चेंजेस किए गए थे, अभी जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बात करी है। ठीक है, यू कैन गिव इट अ रीडिंग टू। ओके, 42nd अमेंडमेंट के बाद ही ये प्रेम्बल को भी चेंज किया गया था, 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे, और इसके अलावा इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया था। पता ना हमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो ये भी ऐड करी गई थी 42nd अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, ओके। विच आर्टिकल वॉज अमेंडेड इन द 60, ये भी बात करी हमने ना इसकी 21 साल से 18 साल, और वहीं पे आप अगर आपने ध्यान से देखा हो ना, जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है हर क्वेश्चन के बाद, उसमें मैंने आर्टिकल 326 को मेंशन कर दिया था। ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या, देखो आर्टिकल 326 ही है। ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा। ये क्वेश्चन नंबर 15, इसको आप अपना होमवर्क मानोगे, ये होमवर्क है आपका, इसके बारे में आप खुद पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, और अगर किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेगा।
तो ये 15 क्वेश्चन थे। मेरे हिसाब से मैंने बड़े सोच समझ के इन क्वेश्चंस को चूज़ किया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी अच्छी रिवीजन हुई हो। पीडीएफ मैं आपको वीडियो अपलोड करने के 24 आवर्स के बाद भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और मेरे को सपोर्ट करें। और एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपके, खासकर एसआई, सब इंस्पेक्टर वगैरह, हेड कांस्टेबल या पंजाब पुलिस ने और भी एग्ज़ाम्स लेने जो, तो ऑल द बेस्ट उसके लिए। डू वेल, कीप स्टडिंग। और अगर कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह पे। Thank you so much for watching this video and have a nice day. This is Udit signing off and I hope to see you in my next video. Bye bye. Take care.